हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं सीए शमसिल आरफीन एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस आज के लेक्चर में। और फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं कैपिटल गेन का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कवर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल पर फ्री जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। आप जाके उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और राइट नाउ अभी हम लोग इनकम टैक्स का कोर्स जो है वो कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो सीरीज में जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का पार्ट 1 पार्ट 2 हम कवर कर चुके हैं और आज हम कवर करने जा रहे हैं पार्ट 3। तो अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। और आज हम देखेंगे कि कैपिटल गेन के ऊपर कौन से टैक्स लगता है, कितने % से टैक्स लगता है, और अगर उन टैक्स को हमें बचाना है, सेव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अब फ्रेंड्स, ये देखते हैं कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, इस पे क्या टैक्स रेट होता है और उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% से टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म पर 20%। लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस भी हैं, उन कंडीशंस को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, लेकिन किस कैपिटल एसेट पे हुआ है, इक्विटी शेयर या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। कौन से इक्विटी शेयर्स? जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। जितने भी शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में एनएससी, बीएससी, जो हम लोग परचेज करते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू, तो जब भी हम उसको सेल या परचेज करते हैं तो उसके ऊपर एसटीटी लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, तो कोई भी इक्विटी शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है, अगर आपने उसको सेल करा है और उस पर क्या हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, तो उस केस में कितने % से आपको टैक्स पे करना है? 15%, 15%। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई कैपिटल गेन है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर कैसे टैक्स लगेगा? एज पर टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब क्या होता है, ये हमने पहले लेक्चर में देखा था। 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट, उसके बाद फिर 5 लाख, फिर 5 से 10, 10 से 15, है ना, वो सब जो चीज़ें देखी थी वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। आप जो है लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हैं। तो अगर कोई अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर जो भी आपके ऊपर टैक्स का स्लैब एप्लीकेबल है उस हिसाब से टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपने शेयर बेचा है, यूनिट बेची है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हैं और उसके ऊपर होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो आपको देना पड़ेगा 15% से इनकम टैक्स। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। तो देखिए, जो कंडीशन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में थी, अगर उसी केस में, यानी आपने इक्विटी शेयर बेचा, यूनिट बेची इक्विटी ओरिएंटेड फंड की, वो शेयर जो थे वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थे, लेकिन इस बार आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं हो रहा है, इस बार आपको हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो देखिए, अगर ऐसा कुछ है और 1 लाख से ज्यादा है तो उसके ऊपर कितना लगेगा टैक्स? सिर्फ 10%। इसलिए देखिए, जो शेयर्स स्टॉक मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड होते हैं, तो हमने क्या देखा था, पीरियड ऑफ होल्डिंग जो उसका है वो कितना है? 12 महीने का। ठीक है, 12 महीने तक पहले बेच देंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 12 महीने के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अब आप देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा शेयर है जो 11 महीने हो चुके हैं, 12 महीने हो चुके हैं, अब आप उसे बेचने जा रहे हो, तो अगर आप रुक सकते हो तो 12 महीने क्रॉस कर दो। क्यों? जैसे ही 12 महीने क्रॉस कर दोगे और अगर 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 1 लाख से ऊपर जैसे ही क्रॉस करोगे फिर आपको देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स, वो भी कितना? 10%। तो अगर शॉर्ट टर्म होगा तो 15%, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होगा उसी के ऊपर तो सिर्फ 10%। और 1 लाख तक अगर है तो वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां पर जो पॉइंट है वो क्लियर हो चुका होगा। और इसके अलावा जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे उसके ऊपर लगेगा 20% से टैक्स।
तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगता है वो लगता है 15% से, लॉन्ग टर्म पर लगता है 10% अगर 1 लाख से ऊपर है तो, अगर शेयर्स लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पर तब। उसके अलावा कोई भी कैपिटल एसेट है अगर आप वो ट्रांसफर कर रहे हो और उसके ऊपर होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो लगेगा आपके ऊपर टैक्स 20% से। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर कितने % से टैक्स लगता है। सर, क्या हम इन टैक्स को बचा सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे हम कैपिटल एसेट को ट्रांसफर भी करें और हमें 1 रुपए का टैक्स भी ना पे करना पड़े? तो हाँ, ऐसा भी रास्ता है। अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग कुछ उनके टर्म्स हैं और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिस अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आप जब भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन तो होगा लेकिन उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आइए वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे सामने सेक्शन 54। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ, यानी कि कोई पार्टनरशिप फर्म हो, कोई कंपनी है, उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इन दोनों के ऊपर ही ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल है। कंडीशन क्या है? लिखा हुआ है कि एससीसी हैज ट्रांसफर्ड अ लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस, इनकम ऑफ विच इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एससीसी ने क्या ट्रांसफर किया है? एक रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफर करा है, वो भी कौन सा? लॉन्ग टर्म वाला। तो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या थी? 36 मंथ या उससे ज्यादा, यानी कि कोई रेजिडेंशियल हाउस जो 36 मंथ से ज्यादा होल्ड करके रखा था वो आपने बेचा। ठीक है, उसकी जो इनकम हो रही थी वो कहाँ टैक्सेबल हो रही थी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, वो हम कवर कर चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो ठीक है, हमने एक रेजिडेंशियल हाउस जो है वो ट्रांसफर करा है लॉन्ग टर्म वाला। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा कि हमारे ऊपर कोई कैपिटल गेन ना लगे? तो ये लिखा हुआ है कि इट मस्ट एक्वायर अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस विद इन प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट। आपने एक रेजिडेंशियल हाउस बेचा और अगर आपने उसको बेचते ही दूसरा रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया तो आपके कैपिटल गेन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वाह, कितना सिंपल है। एक घर बेचा, दूसरा घर खरीद लिया और कोई टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन इसकी एक टाइम लिमिट है। वो क्या है? अगर आप कोई दूसरा रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर रहे हैं तो जब आपने बेचा है वहां से 1 साल पहले या तो परचेज कर लीजिए, ठीक है, या फिर ट्रांसफर से 2 साल के बाद। ठीक है, बेचने से 1 साल पहले या 2 साल के अंदर अंदर अगर आपने कोई हाउस परचेज कर लिया कोई कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगेगा। उसी तरह ठीक है, आपने कोई दूसरा घर नहीं खरीदा लेकिन आपका कोई पहले से घर था, आपने क्या किया है? उसका कंस्ट्रक्शन करवा लिया। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन भी करवा लेंगे तब भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन वो जो कंस्ट्रक्शन है वो कब होना चाहिए? विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। जिस दिन आपने ट्रांसफर करा है वहां से 3 साल के अंदर अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कर लेना है। तो अगर परचेज कर रहे हैं तो जिस दिन बेचा है, ट्रांसफर किया है वहां से 1 साल पहले या 2 साल के अंदर, और अगर कंस्ट्रक्शन है तो फिर 3 साल के अंदर अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कर लेना है। तो अब सवाल ये उठता है तो सर कितना कैपिटल गेन बच जाएगा? तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट इन द न्यू एसेट। जितना आपने नए घर में परचेस, मतलब जितना आपने नए घर बनाने में पैसा दिया है वो, या फिर जितना भी कैपिटल गेन आ रहा है विच एवर इज लोअर, इन दोनों में जो भी कम होगा उतना कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक कंडीशन सब समझ में आ गई। आपने एक घर बेचा, आपको कैपिटल गेन हुआ, कायदे से उसके ऊपर उस पर आपको टैक्स लगना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? दूसरा घर खरीद लिया या फिर कोई दूसरा घर कंस्ट्रक्शन करवा लिया, तो फिर आपको कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा? जितना आपने नए घर में पैसा लगाया है वो, या फिर जितना कैपिटल गेन हो रहा है विच एवर इज लोअर, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, क्या कुछ ऐसा भी है कि ये जो बेनिफिट है वो रिवोक हो सकता है? तो बिल्कुल, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर आपने नया घर नहीं खरीदा या कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया, उस केस में जितना भी आपको बेनिफिट मिला था वो सब आपको वापस करना पड़ेगा। इफ
द न्यूली एक्वायर्ड रेजिडेंशियल हाउस इज ट्रांसफर्ड विद इन 3 years from the date of acquisition of new asset, then the benefit availed earlier shall be revoked. मतलब भाई आपने एक घर बेचा और दूसरा घर खरीद लिया, अब आप इतने चालू थे कि आपने दूसरा घर भी बेच दिया 6 महीने के अंदर ही। वाह, ऐसा नहीं चलेगा। जो नया घर आप खरीदोगे ना, वो 3 साल से पहले आप बेच नहीं सकते। अगर बेच दिया तो फिर जो बेनिफिट मिला था ना एग्जम्पशन का, वो चला जाएगा। तो ज़्यादा होशियारी नहीं करनी चाहिए। पुराना घर बेचा, कैपिटल गेन बचाने के लिए नया घर खरीद लिया, अब वो जो नया घर है वो 3 साल से पहले आप नहीं बेच सकते। तो ये है सेक्शन 54, सिर्फ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए ही एप्लीकेबल है। अब चलते हैं अगली एग्जम्पशन के लिए। अगला जो सेक्शन है वो है 54B, और जो सेक्शन 54B है अब वो भी देखिए किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के ऊपर। यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई कंपनी है तो उनके लिए ये सेक्शन नहीं है, ये सेक्शन सिर्फ है इंडिविजुअल और HUF के लिए। कंडीशन क्या है, SSE मस्ट हैव ट्रांसफर्ड अ कैपिटल एसेट बीइंग एन एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि कोई खेती किसानी की ज़मीन आपने बेची है और लेकिन एग्रीकल्चर लैंड मस्ट हैव बीन यूज्ड बाय द इंडिविजुअल और हिज पेरेंट्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर एटलीस्ट 2 years। मतलब जिस दिन आप कोई खेती की ज़मीन बेच रहे हैं उससे 2 साल या उससे ज़्यादा या तो आपने यूज़ करी है उसको खेती के लिए या आपके पेरेंट्स ने यूज़ किया है खेती के लिए। अगर खेती के लिए यूज़ हुई है और आप उसको बेच रहे हैं तो ही ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, दोनों कवर्ड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और टाइम लिमिट क्या है, कैसे मिलेगा आपको एग्जम्पशन, तो आपको जिस दिन आपने ट्रांसफ़र किया है वहाँ से 2 साल के अंदर अंदर कोई दूसरी खेती की ज़मीन परचेज करनी पड़ेगी। 54 में दूसरा घर लेना था, यहाँ पर खेती की ज़मीन ही लेनी पड़ेगी विद इन 2 years। तो आप 2 साल से पहले जब भी आपने कोई खेती की ज़मीन, कोई एग्रीकल्चरल लैंड बेची है तो वहाँ से 2 साल के अंदर अंदर कोई दूसरी एग्रीकल्चरल लैंड परचेज कर लीजिए। तो कितना डिडक्शन मिलेगा, सेम जितना पैसा आपने खर्च किया है दूसरी लैंड को परचेज करने में वो, या फिर कैपिटल गेन विच एवर इज़ लोअर, ये मिल जाएगा आपको एग्जम्पशन। अच्छा, क्या इसमें भी कोई कंडीशन है कि ये बेनिफिट भी रिवोक हो सकते हैं? तो यस, जैसे सेक्शन 54 में था कि आप 3 साल के अंदर अंदर उसको बेच नहीं सकते हैं, उसी तरह इसमें भी जो नई ज़मीन आपने खरीदी है वो विद इन 3 years आप बेच नहीं सकते हैं, वरना क्या होगा, जो एग्जम्पशन मिली है वो रिवर्स्ड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया सेक्शन 54B। अब देखते हैं सेक्शन 54EC। ये बहुत ही इजी सेक्शन है। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ऑल द SSE, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे HUF हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे LLP हो, चाहे कोई भी हो, ये सेक्शन सबके लिए है। कंडीशन क्या है, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफ़र करनी चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी कैपिटल एसेट बेची है जिसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो ये सेक्शन है आपके लिए। अब आपको करना क्या है, तो लिखा हुआ है कि विद इन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जब आपने ट्रांसफ़र करा है वहाँ से 6 महीने के अंदर अंदर आपको इन्वेस्ट करना है किसमें, NHAI जो हाईवे वगैरह बनाती है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके बॉन्ड होते हैं। तो अगर आपने इनके बॉन्ड परचेज कर लिए, ठीक है, कब परचेज किया, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, तो फिर आपको डिडक्शंस मिल जाएगी। डिडक्शन कितनी, वही सेम चीज़ जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो, और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। क्या इसमें भी कोई कंडीशन है, तो हाँ, जो बॉन्ड आप परचेज करेंगे वो आप 5 साल से पहले ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जम्पशन वापस ले ली जाएगी। तो ये है सेक्शन 54EC। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं 54D के बारे में। 54D यानी कि दबंग सेक्शन। ये सेक्शन है इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। कौन एलिजिबल होता है, एनी SSE। क्या करना होता है, अगर आपने कोई इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग
बेची है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और लेकिन कंडीशन क्या है कि सच लैंड एंड बिल्डिंग शुड हैव बीन यूज्ड बाय एसएससी फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर 2 ईयर्स। जिस दिन आप वो लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफ़र कर रहे हैं उससे पहले 2 साल तक कम से कम वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपने कोई इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग बेची तो अब आपको क्या करना है, आपको दूसरी लैंड और बिल्डिंग परचेस करनी है, और वो भी किसके लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ही। मतलब आपने एक इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग बेची और बेच करके आपको क्या करना है, दूसरी इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग परचेस करनी है। अगर आपने परचेस कर लिया कहाँ से, विद इन 3 ईयर, 3 साल से पहले पहले अगर आपने परचेस कर लिया तो क्या होगा, जितना आपने इन्वेस्ट किया है या जितना कैपिटल गेन है, विच एवर इज लोअर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। और सेम वही चीज़ अगर 3 साल से पहले आपने बेचा तो जितना भी आपको एग्जम्पशन है वो सब आपको वापस करना पड़ेगा, शैल बी टेकन बैक। तो ये है सेक्शन 54D दबंग इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग के केस में, ठीक है फ्रेंड्स। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जम्पशंस के सेक्शन। इसके अलावा भी 2-3 छोटे मोटे सेक्शंस हैं, वो आप खुद से पढ़ सकते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन थे एग्जम्पशन के वो सारे हमने कवर कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस अच्छे लगा हो तो लाइक करके जाओ, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके जाओ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू।